हेलो एंड वेलकम बैक। कैसे हो आप सब लोग? स्वागत है आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद स्पर्श में। मेरा नाम है स्पर्श और आज की इस वीडियो में जैसे कि आपको बोर्ड पे दिख रहा है, हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना क्लास 12 का रिवीजन है और हमें यहाँ पर स्टार्ट करना है अपना रिवीजन। हम यहाँ पे किस किस सब्जेक्ट्स का रिवीजन करेंगे? हम यहाँ पे 3 सब्जेक्ट्स का रिवीजन करेंगे। अपना हमारी अकाउंटेंसी का रिवीजन करेंगे, हम अपनी इकोनॉमिक्स का रिवीजन करेंगे और हम अपने बिजनेस स्टडीज का रिवीजन करेंगे। ठीक है। तो हमारे अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज का एग्जाम कब कब है? तो हमारे इकोनॉमिक्स का जो एग्जाम है वो है हमारा 18th ऑफ मार्च को। हमारा जो इकोनॉमिक्स का एग्जाम है वो है 18th ऑफ मार्च को। अकाउंटेंसी का एग्जाम है वो है 23rd ऑफ मार्च को और बिजनेस स्टडीज का जो एग्जाम है वो है 27th ऑफ मार्च को। ठीक है। तो हमारे पास अगर देखा जाए तो अभी भी हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम है। अगर हमने कुछ नहीं भी पढ़ा है तो भी हम सब कुछ पढ़कर यहाँ पर बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ओके। सो दिस वाज अ बेसिक इंट्रोडक्शन जिसमें हम मैंने आपको ये बताया कि हम यहाँ पर 3 सब्जेक्ट करने वाले हैं, हमारे अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज। एंड मैंने आपको डेट्स भी बताई कि हमारी इकोनॉमिक्स की जो एग्जाम की डेट है वो 18th है, अकाउंटेंसी की 23rd है एंड बिजनेस स्टडीज की 27th है। तो हमारे पास अच्छा खासा टाइम है अपने सब्जेक्ट्स को रिवाइज करने का। और आज इस वीडियो में, इन दिस पर्टिकुलर वीडियो, हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे अकाउंटेंसी से। बिल्कुल क्रक से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे, ये कंसिडर करते हुए कि हमने अभी तक एक चीज भी नहीं पढ़ी है एंड हमें यहाँ पर सब कुछ खत्म करना है। ठीक है। इकोनॉमिक्स की भी वीडियोज आएंगी विद स्टार्टिंग विद मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड फिर बिजनेस स्टडीज की भी वीडियोज आएंगी। आपको क्या रहना है, बस रेगुलर रहना है। जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर क्लास के अंदर प्रैक्टिस कराए जाएंगे उनको बाय हैंड प्रैक्टिस करना है एंड क्लास देखने के बाद क्लास को रिवाइज करना है। दैट्स इट, इतना ही बहुत है और आप इजीली अपने एग्जाम्स करके आ पाओगे। ठीक है। तो हमारे को पहले से पता है कि हमारे पास अकाउंटेंसी में हमारा चैप्टर आता है पार्टनरशिप। हमारा क्या सिलेबस है, होप आप लोगों को अपने सिलेबस से आप लोग फेमिलियर होंगे। मैं ये मान के चलता हूँ कि एटलीस्ट आपको आपका सिलेबस पता होगा कि आपका सिलेबस क्या है और उनमें से एक चैप्टर है हमारा पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप में हमारा जो इस बुक का चैप्टर नंबर 2 है वो स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है फंडामेंटल्स। ठीक है। तो फंडामेंटल से स्टार्ट करेंगे और इस चैप्टर में हमें क्या क्या टॉपिक्स कवर करने हैं, इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स कवर होते हैं और हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, थ्योरी हम कैसे करेंगे, वो हम देखते हैं अभी। तो सबसे पहला इसमें टॉपिक है वो है नेचर ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। नेचर ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, पार्टनरशिप फॉर्म का नेचर क्या होता है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास इस चैप्टर में है डेफिनेशन। उसके बाद इस चैप्टर की कवरेज है हमारी पार्टनरशिप डीड। उसके बाद हमारे पास इस चैप्टर की कवरेज में आता है मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग कैपिटल अकाउंट्स। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। उसके बाद हमारे पास आता है पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसके बाद हमारे पास आता है पास्ट एडजस्टमेंट। उसके बाद हमारे पास लास्ट में आता है गारंटी ऑफ मिनिमम, गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट। नाउ मैं ये टॉपिक्स क्यों लिख रहा हूँ एंड क्यों मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये टॉपिक्स में क्या चीज इंपॉर्टेंट है, मतलब बेसिकली मेरा लिखने का मोटिव क्या है यहाँ पे इस टॉपिक को। ये चैप्टर, माइंडेड गाइस, ये चैप्टर हमारा 9 से 10 नंबर कैरी करता है आराम से पेपर में एंड हम इसको छोड़ के चले जाते हैं। हमारे दिमाग में सिर्फ घूमता है एडमिशन रिटायरमेंट डेथ, एडमिशन रिटायरमेंट डेथ। लेकिन अगर हम फंडामेंटल्स भी कवर कर लें तो यहाँ से 1 मार्क क्वेश्चन, 3 मार्क क्वेश्चन टोटल मिला के आराम से 9-10 मार्क्स कवर होते हैं। तो ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है एंड हमें यहीं से स्टार्ट करना है। मैं चाहता तो मैं डायरेक्ट एडमिशन उठा सकता था, एडमिशन का डायरेक्ट क्वेश्चन कराने स्टार्ट करा सकता था, लेकिन नहीं, पहले हम अपने फंडामेंटल से ही समझते हैं। मेक इट दिस क्लास एज दी रॉ क्लास, रेगुलर क्लास ही समझो, रिवीजन मत समझो एंड वैसे ही पढ़ो। ठीक है। नाउ नेचर ऑफ पार्टनरशिप। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा नेचर ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का नेचर क्या होता है? नेचर ऑफ पार्टनरशिप फर्म। हर दिन के क्लास के जो नोट्स होंगे
वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। आपको कुछ भी कॉपी में नोट एज सच करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं, जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है वो कॉपी कर सकते हैं एंड आप ये नोट्स डायरेक्टली यूज कर सकते हैं अपने रेफरेंस के लिए। ठीक है। नाउ पार्टनरशिप का नेचर क्या है? पार्टनरशिप का सिंपल सा नेचर है। क्वेश्चन तो जो नेचर है हमारे पार्टनरशिप का वो सिंपल सा है। हमें दो पॉइंट ऑफ व्यू कंसिडर करना है यहाँ पे। ठीक है। एक है हमारा अकाउंटिंग अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, एक है मेरा अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है जी। और दूसरे साइड पे मेरा है यहाँ पर लीगल पॉइंट ऑफ व्यू, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू। एक मार्क्स का क्वेश्चन है, ज्यादा स्ट्रेस आउट नहीं करना है। सिर्फ समझना है कि दो नजरिए हैं हमारे नेचर को समझने के पार्टनरशिप फर्म के। पार्टनरशिप फर्म अगर अकाउंटिंग के नजरिए से देखा जाए तो क्या है, और लॉ के नजरिए से देखा जाए तो क्या है। तो जब हम किसी भी पार्टनरशिप फर्म की अकाउंटिंग करते हैं तो माइंड इट कि जो हमारे पार्टनरशिप फर्म है और जो हमारी पार्टनर है वो दोनों सेपरेट हैं। मतलब आप ये मानोगे कि जो फर्म की अकाउंटिंग हो रही है वो अलग है और जो पार्टनर है उनकी जो अकाउंटिंग होगी वो अलग होगी। तो पार्टनरशिप फर्म एंड पार्टनर्स इन कंटेक्स्ट टू द अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। लेकिन अगर लॉ की नजरों में, लीगल नजरों में देखा जाए तो पार्टनरशिप फर्म और जो मेरे पार्टनर्स हैं वो सेपरेट नहीं है। तो जब भी कोई भी चीज लीगल होगी, कोई भी चीज कानूनी तौर पे देखी जाएगी तो उसमें हम अपने पार्टनरशिप फर्म को हमारे पार्टनर से अलग नहीं मानेंगे, एक ही ट्रीट करेंगे। तो नेचर ऑफ पार्टनरशिप फर्म इतना ही था। मूविंग टू द सेकंड टॉपिक। सेकंड टॉपिक इज डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप क्या है? डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप में सेक्शन नंबर 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। आपको कोई भी सेक्शन नंबर याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इतना जरूर याद करें कि जो हम पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं ये कौन से कानून से गवर्नड है। तो ये हमारे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 से गवर्नड है। ठीक है। मतलब जो भी चीजें इसके अंदर कही गई हैं वो कहीं ना कहीं इस कानून में लिखी गई हैं, तभी हम पार्टनरशिप में पढ़ रहे हैं। तो ये कहता है कि हमारी जो पार्टनरशिप है उसकी डेफिनेशन क्या है? उसकी डेफिनेशन है कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैज एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट। ये एक ऐसा रिलेशन है उन लोगों के बीच में जिन्होंने प्रॉफिट को शेयर करने के लिए एग्री किया है आपस में, ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। या उस बिजनेस के प्रॉफिट जो या तो एक अकेला पर्सन चला रहा है सबके बिहाफ पे या सब मिलकर चला रहे हैं। तो सिंपल है, पार्टनरशिप कुछ नहीं है। पार्टनरशिप क्या है? एक एग्रीमेंट है, बेसिकली एक रिलेशन है दो लोगों या दो से ज्यादा लोगों के बीच में, जिसमें वो डिसाइड करते हैं कि हम प्रॉफिट को शेयर करेंगे। उस बिजनेस के प्रॉफिट को जो बिजनेस को या तो उनमें से कोई एक चला रहा होगा या वो सारे के सारे उस बिजनेस को चला रहे होंगे। तो होप दो चीजें क्लियर है, नेचर एंड डेफिनेशन। नाउ द थर्ड थिंग इज पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या होती है? लेकिन पार्टनरशिप डीड से पहले हम एक बार फंक्शन समझ लेते हैं कि हमारे पार्टनरशिप फॉर्म के फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है। तो यहां पे हम फंक्शन समझ लेते हैं। फंक्शंस ऑफ पार्टनरशिप। सबसे पहला फंक्शन हमारे पार्टनरशिप का क्या है? पार्टनरशिप कैसे एग्जिस्ट करेगी, मतलब आएगी कैसे? तो सबसे पहले पार्टनरशिप के लिए टू और मोर देन टू पर्सन्स। तो सबसे पहले फीचर में हमारे फंक्शन में ये आता है कि पार्टनरशिप के होने के लिए दो या दो से ज्यादा लोगों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर एक पार्टनरशिप को आपको एग्जिस्टेंस में लाना है देन यू नीड टू बी मोर देन टू और मोर देन टू। यू नीड टू बी टू और मोर देन टू पर्सन, तभी आपस में पार्टनरशिप होती है। ठीक है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट इज देयर शुड बी एन एग्रीमेंट बिटवीन दोज। इस एग्रीमेंट को ही हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, दैट इज पार्टनरशिप डीड। ये एग्रीमेंट हमारा रिटर्न भी हो सकता है और ये हमारा ओरल भी हो सकता है। ठीक है। ये हमारा एग्रीमेंट रिटर्न भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है। पार्टनरशिप क्यों है? पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप होगी जब हम आपस में एक एग्रीमेंट करेंगे कि हम इस बिजनेस के प्रॉफिट्स को आपस में शेयर करेंगे, लॉसेस को शेयर करेंगे, इन एक्सपेंसेस को इस तरीके से बेयर करेंगे, इतना इंटरेस्ट होगा। तो वो क्या है? एग्रीमेंट क्रिएट करेंगे जो आपस में दो लोगों के होगा, या फिर वो हो सकता है ओरली भी हो या फिर वो हो सकता है कि वो रिटर्न बेसिस पे भी हो। एंड ज्यादातर रिटर्न होना ही जरूरी होता है, ताकि अगर कल को कोई डिस्प्यूट आए तो हम उस रिटर्न एग्रीमेंट को बेसिस बनाकर उस डिस्प्यूट को सॉल्व कर सकें। कमिंग टू द नेक्स्ट थर्ड पॉइंट। हमारा थर्ड पॉइंट है एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। इस फंक्शन को समझना इसलिए भी जरूरी है यार,
आप पार्टनरशिप करोगे, किस चीज की पार्टनरशिप करोगे? बिजनेस का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर बिजनेस ही नहीं होगा तो पार्टनरशिप कभी एग्जिस्ट करेगी ही नहीं। एंड एंड द सेकंड थिंग इज, उस बिजनेस में आपका जो मोटिव होना चाहिए वो प्रॉफिट अर्निंग होना चाहिए, वरना पार्टनरशिप किस चीज की पार्टनरशिप करोगे? हम यहाँ बिजनेस को ही पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो हमारा थर्ड फंक्शन एक पार्टनरशिप को एग्जिस्टेंस में लाने का है। पार्टनरशिप के फीचर का ये है कि एक बिजनेस होना चाहिए और हमारा जो मोटिव होना चाहिए वो प्रॉफिट अर्निंग होना चाहिए। मूविंग टू दी फोर्थ पॉइंट इज शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। पार्टनरशिप एक और फंक्शन हमारा शो ये करती है, वो ये शो करती है कि हम पार्टनरशिप करते हैं। बेसिकली जो मेजर हमारा पार्टनरशिप का फंक्शन है वो यही है कि हमें प्रॉफिट शेयर करना है, इसलिए तो हम पार्टनरशिप कर रहे हैं। अब दो पार्टनर है, लेट्स सपोज ए एंड बी। ये दोनों आपस में पार्टनरशिप तभी करेंगे जब ये भी कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा, ये भी कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा। तो यहाँ पे एक फंक्शन आता है कि भाई अगर इसने पैसा लगाया, इसने पैसा लगाया, तो दोनों आपस में जब बिजनेस करेंगे उससे जो प्रॉफिट आएगा उसको आपस में शेयर करेंगे। तो अगला फीचर हमारे पार्टनरशिप का ये है कि पार्टनरशिप हमारे प्रॉफिट शेयरिंग से रिलेटेड होती है, ठीक है? मूविंग टू द फिफ्थ पॉइंट इज रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। अब जो भाई पार्टनरशिप है ना, पार्टनरशिप अगला फीचर ये शो करती है, जैसे यहाँ पे ऊपर मैंने ये एग्जांपल लिया ए और बी का। इस एग्जांपल में बोल रहा हूँ कि ए और बी आपस में पार्टनर हैं। ये पार्टनर तो है ही, लेकिन आपस में पार्टनरशिप ये भी बोलती है कि आप एक प्रिंसिपल भी हो और एजेंट भी हो। समटाइम्स ए कुड बी द प्रिंसिपल, ए कुड एक्ट एज अ प्रिंसिपल टू बी एंड बी वुड बी द एजेंट टू ए। मतलब कभी कभी आप बिजनेस में एक प्रिंसिपल की तरह, मतलब एक मालिक की तरह हो, और आप सामने वाले पार्टनर से एज एन एजेंट काम करा रहे हो। और कभी कभी आप खुद एक एजेंट की तरह हो और सामने वाला आपका प्रिंसिपल बन रहा है। तो एक पार्टनरशिप में दोनों पार्टनर्स या जितने भी पार्टनर्स हो, दे एक्ट एज अ प्रिंसिपल एंड एजेंट टू ईच अदर। सिंपल एज दैट। तो पार्टनरशिप हमारा ये फंक्शन भी शो करती है कि पार्टनरशिप में एक रिलेशनशिप होता है प्रिंसिपल एजेंट का, एंड वो इंटर रिलेटेड होता है, आपस में एक्सचेंज हो सकता है कि कभी कोई प्रिंसिपल की तरह एक्ट कर रहा है, कभी कोई एजेंट की तरह एक्ट कर रहा है, कभी कोई एजेंट की तरह एक्ट कर रहा है, कभी कोई प्रिंसिपल की तरह एक्ट कर रहा है। होप यहाँ तक क्लियर है चीजें? यहाँ तक सब कुछ स्मूथ चल रहा है, फास्ट चल रहा है, ऑन ट्रैक चल रहा है। फास्ट इसलिए चल रहा है, पेस पे इसलिए चल रहा है क्योंकि इस टॉपिक पे टाइम लगाना इज अननेसेसरी। Sixth point is sixth point is business can be carried business can be carried by all or any of them acting for all. ये क्या पॉइंट है? अब देखो पार्टनरशिप है। पार्टनरशिप तो क्या हो गई कि दो लोग आपस में आए, उन्होंने एग्रीमेंट किया, ठीक है, कि हम इस बिजनेस को करेंगे, इस बिजनेस को करके जो भी प्रॉफिट आएगा उसको शेयर करेंगे, जो भी लॉसेज होंगे, मतलब एक एग्रीमेंट क्रिएट कर लिया, ये पार्टनरशिप हो गई। लेकिन अब बिजनेस को चलाने के लिए पार्टनरशिप ये फीचर बोलती है कि या तो वो दो पार्टनर में से कोई एक भी बिजनेस को चला ले तो कोई दिक्कत नहीं, या फिर दोनों भी अगर मिलकर उस बिजनेस को चला रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो पार्टनरशिप एक फीचर ये बोलती है दैट बिजनेस कैन बी कैरीड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। या तो एक बंदा बिजनेस को चला ले जो सबके बिहाफ पे चला रहा है, या सब मिलके चला ले। ठीक है, क्लियर है? ये तो जो स्टेटमेंट है ये खुद ही एक एक्सप्लेनेशन स्टेटमेंट है, आप इसको ब्रीफ करके लिख सकते हो। सेवन एंड द लास्ट पॉइंट इज नो सेपरेट एग्जिस्टेंस। नो सेपरेट एग्जिस्टेंस। नाउ व्हाट इज दिस पॉइंट? जो पार्टनरशिप फर्म होती है वो अपने मेंबर से बिल्कुल भी अलग नहीं होती। ऊपर अभी हमने नेचर में पढ़ा, नेचर में हमने क्या पढ़ा कि लॉ की नजरों में हमारी जो पार्टनरशिप फर्म है उसकी कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं है। आप आगे जाके कंपनी के फीचर्स में पढ़ते हो कि कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी का फीचर शो करती है, वो अपने आप में एक आर्टिफिशियल पर्सन है। लेकिन इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म ऐसा नहीं होता है। पार्टनरशिप फर्म की कोई भी अलग से एग्जिस्टेंस नहीं होती है। जो पार्टनर है वही एक पार्टनरशिप फर्म है, मतलब दोनों आपस में इंटर रिलेटेड है इन द आइज ऑफ लॉ। तो उसी पॉइंट की यहाँ पे बात करी गई है कि पार्टनरशिप फर्म के फीचर में उसकी कोई भी सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं होती है। तो ये थे 7 पॉइंट हमारे फंक्शंस के। तो हमने 3 थ्योरी वाले टॉपिक इजीली कवर कर लिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके 1 मार्कर्स के लिए, आपके एमसीक्यूज के, आपके ट्रू फॉल्स के लिए, आपकी क्या बोलते हैं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस के लिए 1 मार्क्स में, कि हमारा नेचर क्या होता है, डेफिनेशन क्या होती है, और उसके फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, तो गाइस चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे।
अगला टॉपिक है, एक छोटा सा टॉपिक इसके अंदर और है बिफोर वी कम इन टू द नेक्स्ट टॉपिक। ये हमारा नेचर के अंदर, डेफिनेशन के अंदर ही हमारा एक और टॉपिक है, दैट इज राइट ऑफ ए पार्टनर। एक पार्टनर के क्या क्या राइट होते हैं? सिंपल है, पार्टनर के क्या क्या राइट होंगे आपके हिसाब से? सबसे पहला राइट क्या होगा? सबसे पहला राइट होगा उसका राइट इन प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। भाई देखो, अगर आप सिर्फ प्रॉफिट प्रॉफिट की बात करो तो चलेगा नहीं। बिजनेस में कभी कैसी सिचुएशन भी आ सकती है कि हमें लॉस हो, तो पार्टनर के राइट ये होता है कि जितना हक उसका प्रॉफिट में है, जितना राइट उसका प्रॉफिट में है, उतना ही राइट उसका लॉसेज में भी होगा दूसरे पार्टनर्स के साथ। तो राइट इन प्रॉफिट एंड लॉसेज विद द अदर पार्टनर्स। ठीक है, ये बात क्लियर है? सही चल रही है स्क्रीन? लेट मी चेक। ठीक है, उसके बाद एवरी पार्टनर हैज द राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। यार आप खुद सोचो ना, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, आपने किसी के साथ बिजनेस करा, आपने वहां पे अपने पैसे लगाए, तो आप ये तो देखोगे ना कि वो बिजनेस कैसा चल रहा है। एटलीस्ट ये तो आपको माइंड रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा कि वो जहाँ मेरे पैसे लगे हुए हैं, मेरे को वहां से प्रॉफिट आने के कोई चांसेस हैं भी या नहीं, मतलब उसका कंडक्ट सही है या नहीं, चल रहा है या नहीं। तो सेकेंड राइट ऑफ एवरी पार्टनर इज दैट ही हैज इक्वल राइट, इक्वल पार्ट टू टू बी टेकन इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। बिजनेस के कंडक्ट में वो फुल्ली पार्टिसिपेट कर सकता है। थर्ड पॉइंट इज every partner has the right to be consulted before the admission या matters related to the partnership, matters related to the partnership। एक्चुअली मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन्ड नोट्स हैं, उन नोट्स को मैं यहाँ पे दोबारा से, मैं चाहता तो डायरेक्ट ये नोट्स यूज कर सकता था, लेकिन फिर क्या होता है कि अगर टीचर ही अपने आप में कुछ इफेक्टिवनेस नहीं दिखाएगा, कुछ एफिशिएंसी नहीं दिखाएगा, तो स्टूडेंट्स, कहानी तो चल नहीं रही है कि आप बैठ जाओ ऐसे और सुनो, हाँ सर वेरी गुड, बहुत अच्छी स्टोरी है, ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा है, मैं लिख रहा हूँ, तो आई आई आस्क यू ऑल्सो कि आप भी लिख लो। अगर सुन रहे हो तो वीडियो पॉज, वीडियो है ना, लाइव तो है नहीं, वीडियो है, पॉज करो, लिख लो, सुन लो, लिख लो, याद हो जाएगा हाथ के हाथ, है ना? ठीक है, तो थर्ड पॉइंट, ये राइट है हमारे पार्टनर्स के पास कि उनको कोई भी मैटर होगा अगर पार्टनरशिप का, तो उनको कंसल्ट करने का पूरा पूरा राइट है। आपको, अगर आप एज अ पार्टनर हो, आप कोई भी बिजनेस के रिगार्डिंग डिसीजन लेते हो, तो ये आपका पूरा राइट है कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले आपको पूछा जाए एज अ पार्टनर। तो हर पार्टनर का ये राइट है दैट दे शुड बी कंसल्टेड बिफोर एनीथिंग विच इज टू बी डिसाइडेड रिलेटेड टू द पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, फोर्थ पॉइंट इज मेरे पास राइट टू इंस्पेक्ट द नोटबुक्स, इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स। एज अ पार्टनर आपके पास राइट होगा कि अगर आप चाहो तो पार्टनरशिप फॉर्म्स की बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक कर सकते हो, इंस्पेक्ट कर सकते हो। ठीक है कि भाई वहां पे कोई घपलाबाजी तो नहीं है, हमारा अकाउंटेंट कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा है। ठीक है, उसके बाद आपके पास है राइट टू डिसअलाउ एनी पार्टनर्स एडमिशन। अब यहाँ पे क्या है, ये पॉइंट क्या है? ये पॉइंट है भाई, ए और बी पार्टनर थे, ए और बी पार्टनर है। अब ए चाहता है कि सी भी फॉर्म में आ जाए, लेकिन सी की बी के साथ बहुत भयंकर वाली दुश्मनी है, तो बी चाहे तो सी के एडमिशन पे रोक लगा सकता है, उसका पूरा पूरा राइट है। सिंपल। ठीक है, सिक्स पॉइंट क्या कहता है? एवरी पार्टनर इज द जॉइंट ओनर ऑफ द पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी में आप एक जॉइंट ओनर की तरह होते हो। पार्टनरशिप की जो प्रॉपर्टी है उसके आप जॉइंट ओनर होते हो, आपके पास उसमें ओनरशिप राइट होता है। ठीक है, सेवन पॉइंट इज इफ पार्टनर हैज गिवन लोन टू द फर्म। अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो उसके पास पूरा राइट है कि वो उस पर इंटरेस्ट रिसीव करेगा। अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है तो 6% पर एनम पे रिसीव करेगा। ठीक है, अगर कोई रेट डिसाइडेड नहीं है तो 6% पर एनम पे वो रिसीव करेगा। सिंपल एज दैट। अगर लोन दिया है पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को, तो उसका राइट है उस पर इंटरेस्ट रिसीव करना। इफ इंटरेस्ट इज नॉट एग्रीड, अगर इंटरेस्ट एग्रीड नहीं है तो 6% पर एनम पे आपको फिर भी इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, हो सकता है आप एग्री करके 4 करा लो, हो सकता है आप एग्री करके 3 करा लो, 2 करा लो, 5 करा लो, लेकिन अगर एग्री नहीं है तो 6 तो मिलेगा ही मिलेगा, goes without saying। 8th point is if partner incurs expenses on behalf of the firm,
he has the right to indemnify by the firm, he has the right to be indemnified by the firm. अगर कोई पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ फर्म अपनी पॉकेट से एक्सपेंस करता है, पॉकेट एक्सपेंस इनकर करता है, तो पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को इंडेमनीफाई करेगी। इंडेमनीफाई का मतलब है रिम्बर्स करेगी, वापस करेगी। अगर लेट सपोज एक पार्टनर है, एक पार्टनर ने फर्म के लिए 5,000 रुपए का खर्चा किया अपनी जेब से, तो पार्टनरशिप फर्म ये 5,000 रुपए ए को वापस करेगी। ये उसका पूरा पूरा राइट होता है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, लास्ट राइट है, एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म आफ्टर गिविंग अ प्रॉपर नोटिस। आप जब मर्जी चाहो तब अपनी पार्टनरशिप फर्म को छोड़कर जा सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको एक प्रॉपर नोटिस देना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आप सुबह मॉर्निंग में उठे, आपने कहा कल से मुझे बिजनेस नहीं करना, लाओ मेरा पैसा वापस करो, मैं जा रहा हूँ। नहीं, दिस इज नॉट पॉसिबल। हाँ, आप जाइए, लेकिन अगर आपने डिसाइड कर लिया दैट यू वांट टू लीव द फर्म, यू शुड फर्स्ट गिव अ नोटिस to the partnership firm that I want to leave on this and this date. Kindly return my money back, kindly return my capital and all the profits that you have earned till date to me, and then I leave the firm. So you have the right to retire, but before giving proper notice. ठीक है, तो अभी तक हमने क्या क्या कवर कर लिया, ये भी बहुत जरूरी है, छोड़ना नहीं है, जरूरी है। डेफिनेशन, नेचर, फंक्शंस एंड राइट ऑफ अ पार्टनर, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, कैसे चल रहा है, स्मूथ चल रहा है, मजा आ रहा है? ऐसे ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, धीरे 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 विल कवर एवरीथिंग, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज लिमिटेड लाइबिलिटी फॉर्म, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, LLP। नाउ व्हाट इज दिस LLP? नाम से ही पता चल रहा है भाई, LLP दैट इज लिमिटेड लाइबिलिटी। जब हम नॉर्मल पार्टनरशिप की बात करते हैं ना, तो वहां पे जो लाइबिलिटी होती है ना एक पार्टनर की, वो अनलिमिटेड होती है। लेट्स से कि A एंड B, ये दोनों आपस में क्या है, एक फॉर्म में पार्टनर है, एक फॉर्म में पार्टनर है, ठीक है। अभी हम LLP की बात नहीं कर रहे, नॉर्मल पार्टनरशिप फॉर्म है, उसके पार्टनर है, ठीक है, नॉर्मल पार्टनरशिप है। अब इन्होंने जितना भी प्रॉफिट कमाया था, लेट्स सपोज इन्होंने 10,000 रुपए का प्रॉफिट कमाया, ठीक है, लेकिन इन्होंने ना क्या कर रखा था, 15 लाख रुपए का एक लोन ले रखा था, और उस पर इंटरेस्ट बनता जा रहा था, बनता जा रहा था, बनता जा रहा था। तो एक सिचुएशन ऐसी आई, एक दिन ऐसा आया कि इनको ना प्रॉफिट हुआ ना कुछ हुआ, इनकी फर्म की बहुत बुरे हाल हो गए, और अब ना तो ये इंटरेस्ट चुका पा रहे हैं और ना ही ये प्रिंसिपल पेमेंट कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इनकी जितनी कैपिटल लगी हुई है फर्म में, वो तो जाएगी जाएगी उस लोन को रीपे करने के लिए, लेकिन इनकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी, मतलब इनको अपने घर तक का सामान बेच के उस लोन को चुकाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये अनलिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म है, नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंटेक्स्ट चेंज हो गया। यहाँ पे कंटेक्स्ट क्या चेंज हो गया कि एक नया लॉ बन गया, दैट इज LLP, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप भी एक लीगल एंटिटी ही है, इसको भी रजिस्टर कराया जाता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी चीजें चेंज हो जाती है। यहाँ पे चीजें इस तरीके से चेंज हो जाती है कि जो पार्टनर होता है उसकी लाइबिलिटी को कुछ एक्सटेंट तक लिमिट कर दिया जाता है। कैसे कर दिया जाता है, क्या कर दिया जाता है, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले इतना समझ आया कि नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म और LLP में क्या फर्क है। नॉर्मल पार्टनरशिप और LLP में ये फर्क है कि वहां पे लिमिटेड लाइबिलिटी हो जाएगी LLP में, और वहां पे लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, ठीक है। तो अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं LLP के डेफिनेशन की बात करूं, तो LLP की डेफिनेशन में मैं लिख सकता हूं दैट LLP मींस पार्टनरशिप फॉर्म्ड फ्रॉम अ फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। LLP इज पार्टनरशिप फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, अंडर दिस एक्ट। कौन सा एक्ट लिख देते हैं, एक्ट कौन सा है हमारा, एक्ट है LLP एक्ट 2008, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। यहां तक कोई डाउट, क्लियर है सब? इसके अंदर आ जाते हैं, अब नेचर की बात करते हैं, LLP के नेचर की बात करते हैं। LLP के नेचर में हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है, हमारे पास कि वीडियो क्या अटक गया, ठीक है।
तो एलएलपी के नेचर के अंदर सबसे पहले आता है एलएलपी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। ये एक बॉडी कॉर्पोरेट होती है। बॉडी कॉर्पोरेट मतलब किसी भी कानून के अंदर रजिस्टर्ड है, एक बॉडी कॉर्पोरेट है, ठीक है। और ये किस कानून के अंदर रजिस्टर्ड है ये मैं आपको बता चुका हूं, अंडर एलएलपी एक्ट 2008। तो कोई भी बिजनेस एंटिटी इफ इज रजिस्टर्ड अंडर एनी एक्ट तो उसको हम बॉडी कॉर्पोरेट का दर्जा दे देते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट, ये एक लीगल एंटिटी है, ये एक लीगल एंटिटी है सेपरेट फ्रॉम इट्स पार्टनर। तो ये ना कुछ कुछ ना कंपनी के फीचर्स को अपने अंदर इनकॉर्पोरेट कर लिया इसने, मतलब ये पार्टनरशिप का रूप है लेकिन कंपनी के फीचर्स के साथ है। कंपनी में भी यही फीचर होता है दैट इट इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, इट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2013। तो वहां पे भी हम ये चीजें पढ़ेंगे। तो एलएलपी भी क्या है, तो पार्टनरशिप फर्म। करना तो हमने पार्टनरशिप है लेकिन इसके जो फीचर्स हैं वो कहीं ना कहीं अपने अंदर ये कंपनी के फीचर्स इनकॉर्पोरेट कर रही है। पहले हमने क्या पढ़ा था नेचर ऑफ पार्टनरशिप फर्म में, कि वो लॉ की नजरों में अलग नहीं है, एक ही है, मतलब जो पार्टनर है वही पार्टनरशिप फर्म है। लेकिन अब क्या है, एलएलपी में अलग हो गई, फर्म अलग हो गई, पार्टनर अलग हो गए, ठीक है। थर्ड पॉइंट इज एलएलपी शैल हैव परपेचुअल सक्सेशन। एलएलपी हैव परपेचुअल सक्सेशन। अब ये परपेचुअल सक्सेशन क्या है सर? परपेचुअल सक्सेशन मतलब कि इन केस, आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूं, एग्जांपल लेते हैं। पहले नॉर्मल पार्टनरशिप, ठीक है। एक हमारा ढोलू था और एक हमारा भोलू था, ठीक है। ये मेरा ढोलू है, ये मेरा भोलू है। ये दोनों आपस में पार्टनर है, ठीक है। डी और बी पार्टनर है आपस में। ये दोनों पार्टनरशिप फर्म चला रहे हैं, ठीक है। इनकी पार्टनरशिप चल रही है। अब इन केस ड्यू टू एक्सीडेंट जो भोलू है उसकी हमारे यहाँ पे डेथ हो जाती है। अब दो ही पार्टनर थे, एक तो मर गया, अब फर्म कैसे चलेगी? फर्म के फर्स्ट फंक्शन में पढ़ा था हमने 2% और मोर देन 2%, लेकिन ये भूल तो गया। तो यहां पे हमारी ये जो पार्टनरशिप है ये पार्टनरशिप एंड हो जाएगी, फर्म बंद हो जाएगी क्योंकि एक पार्टनर मर गया। लेकिन एलएलपी में ऐसा नहीं है, एलएलपी में ऐसा नहीं है। एलएलपी का लॉ कुछ अलग तरीके से चलता है। अब हमें लॉ तो पढ़ना नहीं है लेकिन हमें उसका फीचर पढ़ना है, और फीचर में वर्ड आ गया परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब है कि फर्म चलती रहेगी इवन इफ देर इज नो मेंबर। अगर मेंबर मरते रहे, मेंबर में कम मेंबर में गो, बट फर्म कभी नहीं मरेगी जब तक उसको कानून के तौर पे नहीं मारा जाएगा। तो मतलब अगर भोलू मर जाता है तो ढोलू की ये जिम्मेदारी है कि लॉ के अकॉर्डिंग उसको एक नए पार्टनर को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। वो हमें लॉ नहीं पढ़ना है, लेकिन अगर भोलू मर भी जाता है तो भी हमारी फर्म बंद नहीं होगी इन केस ऑफ एलएलपी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। क्योंकि इसकी क्या है हमारे पास, हमने पढ़ा इसकी क्या है, परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन मतलब पार्टनर्स में कम पार्टनर्स में गो बट द फर्म विल कंटिन्यू रनिंग अंटिल, जब तक हम फर्म को कानून के तौर पे बंद नहीं करते, मतलब कानूनी तौर पे बंद नहीं करते। नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म तो यहीं पे बंद हो गई भोलू के मरते ही, उसकी डेथ हो गई एक्सीडेंट की वजह से या किसी भी रीजन की वजह से, तो फर्म बंद हो गई। लेकिन एलएलपी में ऐसा नहीं होगा, सिंपल एज दैट। यहां तक क्लियर? आ जाओ फोर्थ पॉइंट पे। नेचर में 3 पॉइंट पढ़ लिए, एक बॉडी कॉर्पोरेट है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, फॉर्म पार्टनर से अलग है, और परपेचुअल सक्सेशन है। फोर्थ पॉइंट है इसका कि पार्टनर्स के चेंज होने पे एनी चेंज इन द पार्टनर्स ऑफ एलएलपी शैल नॉट अफेक्ट द एग्जिस्टेंस राइट और लायबिलिटी ऑफ द एलएलपी। अगर पार्टनर चेंज हो भी जाते हैं, पार्टनर अगर चेंज हो भी रहे हैं तो फर्म में जो भी आपकी एग्जिस्टेंस, जो भी फर्म की एग्जिस्टेंस है, फर्म की जो भी राइट्स हैं, जो भी लाइबिलिटीज है, वो चेंज नहीं होंगी। जैसे कि नॉर्मल पार्टनरशिप फॉर्म में क्या होता था, नॉर्मल पार्टनरशिप फॉर्म में लेट्स से भोलू एंड ढोलू ने आपस में कुछ डिसाइड किया हुआ है। तो भोलू अगर लीव करता है किसी नए पार्टनर के आने पे तो भोलू अपनी चीजें ले जा लेगा, अपनी अपनी जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशन है उनको रिमूव करेगा, और जो नया आएगा वो नहीं लेके आएगा। लेकिन एलएलपी में ऐसा नहीं है। एलएलपी में पार्टनर के चेंज होने से उसकी एग्जिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहली बात तो वो चलती रहेगी, परपेचुअल सक्सेशन है। जो भी राइट्स एंड लाइबिलिटीज हैं वो भी चेंज नहीं होंगी। तो नो अफेक्ट ऑन द एग्जिस्टेंस, rights and liabilities due to change in the partners। किसकी? ऑफ एलएलपी, ड्यू टू चेंज इन दी पार्टनर्स। पार्टनर्स के चेंज होने पे
कोई भी एग्जिस्टेंस राइट या लाइबिलिटीज पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। एलएलपी की राइट्स, लाइबिलिटीज या फिर एग्जिस्टेंस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है जी, बढ़िया है, मजा आया, थ्योरी कवर हो गई आज की क्लास में। अब हम अगली क्लास में क्या करेंगे, अगली अगली क्लास में हमारी छोटी सी थ्योरी बची हुई है, पार्टनरशिप डीड, उसके ऊपर क्या रूल्स हैं, और फिर उसके बाद हमारा प्रैक्टिकल पोर्शन स्टार्ट हो जाएगा, दैट इज पीएन एंड एप्रोप्रिएशन। तो इस क्लास में इट्स ऑलमोस्ट ऑफ एन हाफ एन आवर क्लास, मजेदार था, मजा आ गया पढ़ा के। ठीक है, होप आपको भी मजा आ गया होगा। ये थ्योरी वाले जो नोट्स हैं, जितना भी मैंने यहाँ पे कहानी लिखी है, आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, ज्वाइन कर लो टेलीग्राम को, धैर पैड करके, फ्री है सब कुछ। वीडियो को लाइक कर दो, नए हो चैनल पे सब्सक्राइब कर दो। अब सब कुछ आने वाला है, विद दी फ्लो आता रहेगा, आता रहेगा, नोट्स आते रहेंगे। नोट्स नहीं आएंगे तो जो भी बुक को रेफर करूंगा वो बुक के बारे में बता दूंगा, बस आपको फॉलो करना है। लाइक कर दो, कुछ भी करो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और कमेंट कर दो कि मजा आया नहीं आया। और जो भी अपने डाउट्स हैं कमेंट करते चलो, खत्म करते चलेंगे, बढ़िया मार्क्स लेके आएंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, सैम्पल पेपर उठाएंगे, सैम्पल पेपर करेंगे, सीबीएसई के भी करेंगे, पास्ट ईयर भी करेंगे। ठीक है, 11th वाले भी घबराओ मत, अभी मुझे पता है एग्जाम स्टार्ट नहीं हुए, मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ यहाँ पे, ऑफलाइन कोचिंग्स भी चलती हैं, और उनके एग्जाम्स भी 16-17 से स्टार्ट होंगे, तो आपके लिए भी वीडियोज आएंगी। अब हम क्या करेंगे, हम जो 11th में थ्योरी से नहीं उठाऊंगा, 11th में हम प्रैक्टिकल पोर्शंस करेंगे, अकाउंटिंग इक्वेशन के क्वेश्चन कर लेंगे, डेप्रिसिएशन कर लेंगे। ठीक है, छोटे छोटे जो और थ्योरी के चैप्टर हैं बीच बीच में वो भी डाल दूंगा, प्रोविजन एंड रिजर्व वाला जैसे हो गया। ठीक है, और फिर अपना फाइनल अकाउंट स्टार्ट कर देंगे, तो वहां से भी मैं चीजें लेके आऊंगा, फ्लो करूंगा। और ये 12th की थी, ये भी मैंने फ्लो करनी स्टार्ट कर दी है। ठीक है, तो होप आपको आज की वीडियो समझ आई हो, अच्छी लगी हो, सही लगी है, समझ आई है तो ही करना, वरना अगर आपको नहीं आ रही समझ, नहीं लग रहा अच्छा, तो आप किसी और टीचर को प्रेफर कर सकते हो, क्योंकि बहुत कुछ है यूट्यूब पे। दुनिया, इट्स इन्फिनिटी, एवरीथिंग इज इन्फिनिटी ऑन यूट्यूब। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको यहीं से पढ़ना है, कोई चीज नहीं समझ आ रही तो आप कहीं और से रेफर करो, बट अगर अच्छी लग रही है, मजा आ रहा है, तो दोस्तों के साथ शेयर करो, एंड यू विल गेट दिस टाइप ऑफ कंटेंट नाउ, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे कनेक्टेड, स्टे फिट एंड स्टे हैप्पी। जय हिंद।